नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी पीटी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। यह प्रैक्टिस सेट किसका है तो एरिथ्रिया का प्रैक्टिस सेट है और वॉल्यूम नंबर 2 है। इसका पहले वॉल्यूम 1 अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो अभी तक नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, या तो फिर आप लोग आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में कितना क्वेश्चन है, टोटल आपके 150 क्वेश्चन है और 150 में से आप लोग कितने क्वेश्चन को सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो सत्य कथन का चुनाव कर लीजिए। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, तो ये ठीक है। जो 8 डिग्री चैनल है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, तो ये भी ठीक है। पाक जल संधि श्रीलंका को जो है जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, तो ये भी ठीक है। अगर आपको लिखा आ जाता कि जो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के मध्य में है, तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक होता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, तो ये गलत है। जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो 4 जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3 ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारतीय क्षेत्र में। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो कंचनजंगा है। जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई कितना है तो 8598 मीटर है। जबकि गॉडविन अस्टीन है, इसकी ऊंचाई कितना है तो 8611 मीटर है। लेकिन जो गॉडविन अस्टीन है पीओके में स्थित है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है, जबकि कंचनजंगा आपके भारत में स्थित है। भारत और जो नेपाल है उसके बॉर्डर पर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है तो सिक्किम में। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। बीबीआई क्वेश्चन है, तो कितना परसेंट है तो 24.62% है। 24.62% है। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है तो 24.62% है। निम्न में से कौन जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इसमें से कौन सी जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। कपिली, मानस, तीस्ता, ये तीनों नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। जबकि जो भवानी नदी है ये कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है तो कावेरी की सहायक नदी है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी और कौन कौन सी सहायक नदी है तो लोहित है। कौन है, लोहित है। सो नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैप में देख लीजिएगा। दिबांग, उसके बाद दिबांग हो गया, लोहित हो गया, मानस तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है, ठीक है। लोहित, दिबांग, मानस, कपिली, तीस्ता, इन सभी नदियों के बारे में आपको याद रखना है। रेगुर मिट्टी पाई जाती है। तो जो रेगुर मिट्टी है इसे काली मिट्टी भी बोला जाता है। तो रेगुर मिट्टी किस किस राज्य में पाई जाती है तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में रेगुर मिट्टी का विस्तार है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपके ठीक हो जाएंगे। जो काली मिट्टी है ज़्यादातर कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है तो प्रति हेक्टेयर चावल का सबसे अधिक जो उत्पादन है पंजाब में होता है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि चावल की फसल क्षेत्र के आधार पर किस राज्य में सर्वाधिक बोई जाती है तो उत्तर प्रदेश में जो है क्षेत्र के अनुसार सर्वाधिक फसल बोई जाती है। लेकिन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन आपके कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है। पंजाब में होता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक चावल का अगर उत्पादक राज्य बोला जाएगा तो कौन है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है।
सबसे अधिक आपके चावल तो बोता है उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। और प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन पंजाब करता है। ये तीनों अलग अलग पॉइंट हैं। उसके बाद है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जिम कार्बेट किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। दम्फा जो है मिजोरम राज्य में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो भारत में जो है यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। झारखंड जो है पूरे भारत का 80% यूरेनियम का उत्पादन करता है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। उड़ीसा जो है बॉक्साइट के उत्पादन और भंडारण में पहला स्थान रखता है। उसके बाद है मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है तांबा के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ के बारे में ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस या किन क्षेत्रों में होती है? तो चारों ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। यहाँ पर जो वर्षा है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा आपके जो जनजाति है सम्मिलित नहीं है। पिग्मी कहाँ पर पाई जाती है? तो कांगो देश में पिग्मी पाई जाती है, तो ये ठीक है। उसके बाद है एनू, जो एनू है दक्षिण कोरिया में पाई जाती है, तो ये गलत है। एनू कहाँ पर पाई जाती है? तो एनू जो है जापान में पाई जाती है। कहाँ पर? जापान में पाई जाती है। बद्दू अरब में पाई जाती है, तो सही है। मसाई केनिया में, तो ये भी ठीक है। तो इसमें से गलत कौन है, सम्मिलित कौन नहीं है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है? तो प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित आपके क्षेत्र है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो जो भूमध्य रेखा है कितने देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। 0 डिग्री, जिसे विषुवत रेखा भी बोला जाता है। और उसके ऊपर में आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और नीचे में आपकी मकर रेखा है, ठीक है। तो जो विषुवत रेखा है कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 13 देशों से होकर गुजरती है जो भूमध्य रेखा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन देश से होकर गुजरती है इसे एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम बोल देते हैं। पहला है इक्वाडोर, दूसरा है कोलंबिया, तीसरा है ब्राज़ील। ये 3 देश आपके दक्षिण अमेरिका के हो गए हैं। उसके बाद है ब्राज़ील तक हो गया ना। उसके बाद है गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ये आपके जो 8 तक हैं, 4 से 8 तक ये आपके हो गए अफ्रीकी देश। उसके बाद है मालदीव, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम। और 13वां देश है प्रिंसिप। कौन सा देश है? प्रिंसिप है। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? इसमें से कौन सी जो जलधारा है ठंडी जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा ठंडी है, लेब्राडोर जलधारा ठंडी है, बेंगुला जलधारा ठंडी है, कैलिफोर्निया जलधारा ये भी ठंडी है। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा आपके जो ऑप्शन में देश दिया गया है वो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, उसके बारे में देख लीजिए। ईरान तो बनाता है, कजाकिस्तान भी बनाता है, अजरबैजान भी बनाता है, जबकि इराक आपकी नहीं बनाता है। जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमा लगती है। कितने देशों की? 5 देशों की। पहला आपके अजरबैजान है, दूसरा ईरान है, तीसरा कजाकिस्तान है, चौथा रसिया है
पाँचवा तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैप में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बाली आरिक द्वीप। बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बाली आरिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है। ये जो बाली आरिक द्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। और इस पर किसका अधिकार है? तो स्पेन का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो स्पेन का अधिकार है। नेक्स्ट है कि बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है। तो सही है। कौन कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला किशनगंज है, तो यहाँ पर किशनगंज है, ये भी ठीक है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के जिलों की संख्या 8 है, तो ये गलत है। कितना है? 7 है। उसके बाद है कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है, तो ये भी आपका ठीक है। कर्मनाशा नदी जो है गंगा में दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों में से एक है, तो ये भी सही है। तो इसमें से ए, बी, डी 3 ऑप्शन आपका सही है, जबकि सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में जो है वनावरण का क्षेत्र है, तो कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। BBI से मार्क कीजिएगा, इसे BBI मार्क कीजिएगा। और परसेंट में पूछा जाएगा तो 7.84% है। कितना है? 7.84% है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 7.84% है। इसका पहले BPSC इस क्वेश्चन को पूछा है, तो आप लोग इसे ध्यान से याद रखिएगा कि 7380.79 वर्ग किलोमीटर। आपसे पॉइंट के साथ भी BPSC खेलता है, तो पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है। गंगा में जो है गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है, तो कौन कौन सी नदी है? तो देख लीजिए, घाघरा नदी आपके गंगा में उत्तर से आके मिलती है, जबकि पुनपुन दक्षिण से, कर्मनाशा दक्षिण से, अजय भी आपके दक्षिण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा जो है गंगा में उत्तर से आके मिलती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही युग्म की पहचान करें, तो पहचान कर लीजिए। विंध्य चट्टान, जो विंध्य चट्टान है ये कहाँ पर मिलते हैं? चंपारण, रोहतास, सीतामढ़ी में मिलते हैं, तो ये आपके गलत हो जाएगा। क्वाटनरी चट्टान कैमूर रोहतास में मिलते हैं, ये भी गलत है। टर्सरी चट्टान आपके आरा बक्सर में मिलते हैं, ये भी गलत है। धारबाड़ चट्टान जो है मुंगेर, जमुई और भागलपुर में मिलते हैं, तो डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। जो विंध्य चट्टान है कहाँ पर मिलते हैं? तो कैमूर और रोहतास में मिलते हैं। क्वाटनरी चट्टान जो है आरा और बक्सर में मिलते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है? तो बिहार में जो डोलोमाइट अयस्क है रोहतास में पाया जाता है। कहाँ पर? रोहतास में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि पायराइट और चूना पत्थर भी आपके रोहतास में मिलता है। बिहार का शिशु लिंगा अनुपात कितना है? तो बिहार का जो शिशु लिंगा अनुपात है ये BPSC का पूछा हुआ सवाल है। तो बिहार का शिशु जो लिंगा अनुपात है 935 है। कितना है? 935 है। जबकि देश का शिशु लिंगानुपात कितना है देश का, भारत देश का? तो 918 है। कितना है? 918 है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान H और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला। कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। साथ ही आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो बृहद अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास और सभा भवन कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है। लोथल से क्या मिला है? तो चावल, फारस की मोहर और डॉकयार्ड बंदरगाह आपके मिला है।
जो कालीबंगा है, ये कालीबंगा किस राज्य में वर्तमान में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर जोता हुआ खेत का साक्ष मिलता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो सही युग्म की पहचान कर लीजिए। पहला है संख्या दर्शन। संख्या कौन गिनते हैं? तो आपको याद रखना है, संख्या को कपिल गिनते हैं। कौन गिनते हैं? संख्या को आपकी कपिल गिनते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। योग दर्शन, योग कौन कराते हैं? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव किससे संबंधित है? पतंजलि से संबंधित है। तो ये आपके सही है। न्याय कौन करते हैं? तो न्याय जो है गौतम करते हैं। न्याय कौन करते हैं? न्याय आपके गौतम करते हैं, ना कि कपिल करते हैं। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उत्तर मीमांसा, बादरायण, ये आपके सही है। तो इसमें से सही युग्म की पहचान करें तो एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी और डी जो ऑप्शन है आपका ठीक है, जबकि ए और सी आपका गलत है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। महाजनपद का नाम है और राजधानी है। जो मल है, मल की राजधानी कहाँ पर था? तो कुशीनगर। कंबोज, जो कंबोज है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो हाटक है। कहाँ पर है? हाटक है। असमक, जो असमक हैं इनकी राजधानी कहाँ पर है? तो पाटन है। पांचाल, पांचाल की राजधानी अहिछत्र है। मगध की गिरिब्रज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1, 4 2 1 और 5 3, 4 2 1 5 3। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अच्छा प्रश्न है। गौतम बुद्ध द्वारा जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुबुद्ध था। कौन था? सुबुद्ध था। इसके बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित साप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित जो है साप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? तो श्रेष्ठ की व्याख्या नहीं है, जबकि राजा, कोश, दुर्ग की व्याख्या है। इसे आप लोग नोट कीजिएगा, किसकी किसकी व्याख्या एक बार नोट कीजिएगा। पहला तो राजा है, दूसरा अमात्य है, तीसरा जनपद है, चौथा दुर्ग है, पांचवा कोश है, छठा दंड है, सातवां आपके मित्र है, जबकि श्रेष्ठ का उल्लेख नहीं किया गया है। हिजरी संवत, जो हिजरी संवत है आरंभ हुआ, तो हिजरी संवत आरंभ होता है पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में जो है हिजरी संवत आपके प्रारंभ किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुई विद्रोह को किसने दबाया था? तो मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया था? तो मुकदीन के द्वारा दबाया गया था। मुकदीन के द्वारा दबाया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जफर खां, जो मंगोलिया के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। निम्न में से किसके सेनापति थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के जफर खां के सेनापति थे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? कबीर जो है रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर आपके रामानंद के शिष्य थे। निम्न में से कौन जो है अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपको चूज करना है। तो केवल आपके जो ऑप्शन दिया गया इसमें अब्दुल समद जो है अकबर के दरबारी चित्रकार थे। अकबर के दरबारी चित्रकार और कौन कौन थे इसे नोट कीजिएगा। दसवंत, बसाबन, केशवलाल, मुकुंद और अब्दुल समद थे। जबकि अबुल हसन और अकारिजा ये आपके जहांगीर के शासनकाल में आपके चित्रकार थे। तो कहीं भी आपके ऑप्शन में एक नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? ये जो स्टेटमेंट दिया गया है यूपीएससी में इस पर मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय ना ही
स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? तो किसके द्वारा बोला गया था? आरसी मजूमदार के द्वारा बोला गया था। आरसी मजूमदार के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है पोर्टो नोवा का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया? पोर्टो नोवा का युद्ध जो है निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो हैदर अली और सर आयरकुट के बीच में लड़ा गया था। हैदर अली और सर आयरकुट के बीच में लड़ा गया था, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और कब लड़ा गया था? 1781 में लड़ा गया था। इसमें हैदर अली की पराजय हुई थी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला गया है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को बोला गया है। चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोला गया है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। बिहार में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? अच्छा प्रश्न, इसे दोबारा देखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान जो है प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन कब होता है? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन होता है। कब होता है? 1905 में। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, तो ये ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये भी ठीक है। प्रथम आधुनिक पुरुष, ये भी ठीक है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है। जबकि वयोवृद्ध नेता किसे बोला जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो ई ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। जो सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। और किस लिए? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन आपके सही है? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ये गलत है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। और कब बनती हैं? 1917 में बनती हैं। कब बनती है? 1917 में, कोलकाता अधिवेशन में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। और कब बनती हैं? 1925 में बनती हैं, कानपुर के अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नोट कीजिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की, तो ये गलत है। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1 बार किया। और कब किया? 1924 के बेलगांव अधिवेशन का। 1924 का बेलगांव अधिवेशन का। उसके बाद देखिए बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ, तो ये भी गलत है कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार होता है। कब कब होता है? तो एक होता है 1912 में, एक होता है 1912 में, और एक होता है 1922 में। ठीक है, एक होता है पटना में, एक होता है गया में। तो इसमें से सारे के सारे जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, कोई भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। क्षेत्र और नेतृत्वकर्ता के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। जो यहाँ पर जो दिल्ली है, दिल्ली में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हैदर राजा थे। कौन थे? हैदर राजा थे। मद्रास में कौन थे? तो चिदम्बरम पिल्ले थे। पुणे में बाल गंगाधर तिलक थे। पंजाब में लाला लाजपत राय थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित कर लीजिए। बंगाल का विभाजन कब होता है? तो बंगाल का विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरण ये कब होता है? तो 1911 में होता है। कांग्रेस का विभाजन कब होता है? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है।
मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? 1906 में होता है। तो इसे कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो व्यवस्थित कर लीजिए। सबसे पहले कौन सी घटना घटती है? तो बंगाल का विभाजन होता है, तो ए ऑप्शन सभी में है। उसके बाद है मुस्लिम लीग का गठन, तो 4, 1 और 4। उसके बाद आपका है कांग्रेस का विभाजन, 3 और 2, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है B.R. अम्बेडकर ने किया था। किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने। और कब किया था? 1936 में किया था। कब किया था? 1936 में किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई? अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी संस्था जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना जो है लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस के तहत दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी जो है काकोरी षड्यंत्र केस में दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस में आपकी दी गई थी। इसमें जो काकोरी षड्यंत्र केस है इसमें 4 व्यक्ति को आपको फांसी दी गई थी, जिसमें से 2 आपके, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, दूसरा आपके अशफाक उल्लाह खां थे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये किसका स्टेटमेंट है? तो महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी तो असहयोग आंदोलन के समय। कब? तो असहयोग आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच जो है बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज था। निम्न में से सही युग की पहचान करना है तो पहचान कर लीजिए। समाचार पत्र और संपादक, जो बिहारी समाचार पत्र है उसके संपादक ब्रज किशोर प्रसाद हैं, तो ये गलत है। कौन है? नोट कीजिएगा, महेश नारायण है। कौन है? महेश नारायण है। जो प्रताप समाचार पत्र है इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। आनंद मठ समाचार पत्र के संपादक जेम्स अगस्टस हिक्की हैं, ये आपके गलत है। तो आनंद मठ के संपादक कौन है? तो बंकिम चंद्र हैं। कौन है? बंकिम चंद्र हैं। 10 रोज़ा इसके संपादक अरविंद घोष हैं, ये आपकी गलत है। इसके संपादक जो है अबुल गफ़ार खां हैं। कौन है? अबुल गफ़ार खां हैं, तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो पटना में जो है रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है बाबा ठाकुर दास ने किया था। किसने किया था? बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिहार को जो है एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाया गया है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी? तो किसके द्वारा जो है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई है? तो इसमें ध्यान रखना है, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा जो है पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1913 में किया गया था। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़े के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान किसका है? तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का। कितना है? तो 74% है। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम के सकल राज्य
मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का सबसे कम योगदान है सिक्किम का, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष, वर्तमान में जो है राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12 है। क्या है? 2011-12 है। और पहले क्या था? तो पहले आपके 2004-05 था, पहले 2004-05 था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब हो गया है 2011-12 हो गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत जो है किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई है। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली है? तो 1985 से 1990 तक, 1985 से 1990 तक। और इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत जो है 1985-86 में होती है। नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो जो आपके चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आपके आधारित है? तो गाडगिल मॉडल पर आधारित है। कौन सी मॉडल पर? गाडगिल मॉडल पर आपके आधारित है। और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1969 से 1974 तक इसका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही का चयन करें। इसमें से सही का आपको चयन करना है, तो चयन कर लीजिए। एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, तो ये तो ठीक है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर, ये भी ठीक है। केलकर समिति करों में वृद्धि, ये भी ठीक है। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पूर्ण विचार, तो ये भी ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक हैं, तो एक से अधिक ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर रेगनर नक्शे ने किया था। प्रोफेसर रेगनर नक्शे ने किया था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन से कथन आपके सही है? तो सारे कथन को आप लोग पढ़ लीजिए। पहला कथन है कि यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, तो ये तो ठीक है। इसकी स्थापना शिव ब्राह्मण समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो ये भी ठीक है। इसकी स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। इसकी स्थापना जो है 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। और कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को, ये भी ठीक है। वर्तमान में नाबार्ड जो है भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है, तो ये भी ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तो ई वाला ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया था? अच्छा प्रश्न है। एक देश एक राशन कार्ड योजना को जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से राज्यों में लागू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको ध्यान रखना कि और भी राज्य हैं। महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र और गुजरात भी आपकी था। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है। निम्न में से कौन सा एसए देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो देख लीजिए, रूस तो है, चीन भी है, भारत भी है, जबकि अफ़गानिस्तान जो है संघाई सहयोग संगठन का आपके मेंबर नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन में कितने मेंबर हैं? तो 9 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। और 9वां मेंबर कौन है? तो ईरान 9वां जो ईरान आपका है संघाई सहयोग संगठन का 9वां मेंबर है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए थे? 2017 में भारत और पाकिस्तान को जो है संघाई सहयोग संगठन में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के मूल संविधान में जो है
राज्यसभा के सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था, तो कितना कार्यकाल निर्धारित किया गया था? तो इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था और संसद पर छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। कितना होता है? 6 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। और हर तीसरे वर्ष जो है हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 मेंबर आपके रिटायर होते हैं राज्यसभा से। हर दूसरे वर्ष, फिर से बोलते हैं, हर दूसरे वर्ष जो है 1/3 मेंबर राज्यसभा से रिटायर होते हैं। राज्यसभा के एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो देख लीजिए, धन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जा सकता है। उसके बाद है संविधान संशोधन विधेयक, इस पर भी नहीं बुलाया जा सकता है। साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक पर आपके जो है राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अभी तक जो है 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। कितने बार? 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। और कब कब हुआ है? तो प्रथम बार 1961 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम बार 1961 में हुआ था। और किस लिए हुआ था? तो दहेज प्रतिषेध विधेयक पर हुआ था पहली बार। और दूसरी बार कब होता है? तो दूसरी बार 1978 में होता है। और किस लिए होता है? तो बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर आपके दूसरी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। और तीसरी बार संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? तो 2002 में बुलाया जाता है आतंकवाद निवारक विधेयक पर। जब संयुक्त अधिवेशन तो राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए, इसमें से कौन सा कथन आपके सत्य है? धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो ये भी ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जाता है, ये भी ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, ये भी ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, अभी बता चुके हैं कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो 4 वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो इसमें से देख लीजिए 1, 2, 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो संविधान जो है बच्चों, स्त्रियों, जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके स्वीकृत करता है। क्योंकि हमारे संविधान में जो है दलित शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, तो 4 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है? तो देख लीजिए, मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन आपका सत्य है? इसकी प्रकृति सकारात्मक है, ये गलत है। इसकी जो प्रकृति है नकारात्मक है। कैसा है? नकारात्मक है, तो पहला गलत हो जाएगा। ये सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की बात कौन करता है? तो डीपीएसपी करता है। और डीपीएसपी की जो प्रकृति है सकारात्मक है। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो गलत बात है। कोई अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, तो सी भी गलत हो जाएगा। यह बाद योग है, तो ये सही है। तो केवल आपके डी वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, जबकि तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो देख लीजिए, ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ये गलत है। ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ये भी गलत है। ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है, तो ये आपके ठीक है। ग्राम, खंड, जिला, राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुर्स्तरीय संरचना, ये गलत है। तो केवल सही कौन हो जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की
क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है, सारे कथन को पढ़ लीजिए। पहला है कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं, तो ये ठीक है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं, तो ये भी ठीक है। राष्ट्रपति क्षमादान के अंतर्गत किसी भी सज़ा को पूर्णतः मुक्त नहीं कर सकता है, तो ये आपकी गलत है। राज्यपाल को क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है, राज्यपाल को क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है, तो ये भी आपकी गलत है। तो ए और बी आपके केवल सही हो जाएगा जबकि सी और डी आपके गलत हो जाएगा। तो इसमें से पूछा क्या गया था कि कौन सा कथन आपके सही है, तो केवल ए और बी सही है, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। पहला है ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है, तो एक ही ऑप्शन से इसका आंसर मिल जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उस समय एलिमिनेशन मेथड को जरूर अपनाइएगा। अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं तो आपका 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो सकता है, ठीक है, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो सकता है। और आप लोग कुछ लोग बोलिएगा कि सर एलिमिनेशन मेथड आएगा कैसे, तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा और वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा तो उतना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा और आप लोग उतना ज़्यादा क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अगर आप लोग आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर जिसको भी एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो रेस से पहले ही बाहर हो जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए ताकि ऑप्शन को छांटा जा सके उसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और सभापति कौन थे? तो वायसराय थे। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का ये नहीं कर सकता है। वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, ये भी गलत है। केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों एवं पेंशन का समझौता, ये भी गलत है। ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय का अपने जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मूल क्षेत्र अधिकार है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो संथाल है। संथाल बिहार के अतिरिक्त झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मिलती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सहरसा है। कौन है? सहरसा है, ठीक है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो रोहतास है। कौन है? रोहतास है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 25.4% है। कितना है? 25.4% है। जबकि देश की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 17.7%। देश का कितना है? 17.7% है, जबकि बिहार का 25.4%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। कौन है? शिवहर है। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए? तो 3 आपके मुस्लिम सदस्य जो है बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है, तो कितना अनुमान है? 2,37,691.19 करोड़ रुपया। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, 2,37,691 प्लस 19 करोड़ रुपया आपके अनुमानित है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत
अनुमानित है। तो कुल व्यय का जो है 19.24% अनुमानित है। कितना? 19.24% आपके अनुमानित है। बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अश्विन पोर्टल शुरू किया गया है, जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है अश्विन पोर्टल? तो आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है। आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है, ताकि जो आशा कार्यकर्ता हैं उनको समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भू-स्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका नाम आपके भुवन है। क्या नाम है? भुवन है। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा। हाल ही में इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी भू-स्थानिक पोर्टल का क्या नाम है? तो भुवन इसका नाम है। कौन सा राज्य जो है सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो बिहार बन गया। कौन बन गया है? बिहार बन गया है। किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है? किस मंत्रालय ने जो है व्यापक हस्तशिल्प समूह विकास योजना शुरू की है? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच जो है समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वाले शहरों पर समझौता हुआ है? तो भारत और जर्मनी के बीच में ये समझौता हुआ है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? अच्छा प्रश्न है। जापानी सरकार ने जो है हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो श्यामला गणेश को। किसे? श्यामला गणेश को सम्मानित किया है। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गई हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शहरोज काशिफ। क्या उनका नाम है? शहरोज काशिफ उनका नाम है। अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो अप्रैल 2021 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंक 142वां है। कितना है? 142वां है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? तो इसमें पहला स्थान नॉर्वे को मिला है। किसे मिला है? नॉर्वे को इसमें पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। निम्नलिखित में से किसने जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 प्राप्त किया है? तो कंगना रनौत ने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? कंगना रनौत ने। जो कंगना रनौत है, इन्हें जो है उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है क्लेयर पोलोसाक। क्या नाम है? क्लेयर पोलोसाक है, जो पुरुषों की टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। किस राज्य के राज्यपाल को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुक्त पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा।
किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुक्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? तो गोवा के द्वारा शुरू किया गया है मुक्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत। भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया है? तो जो इंदिरा सैन्य अभ्यास है भारत और किसके बीच में होता है? तो भारत और रूस के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? भारत और रूस के बीच में होता है। नेक्स्ट है कि 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। हाल ही में भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारत और नेपाल ने जो है तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया था। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के रूप में नरेंद्र मोदी को जो है नियुक्त किया गया है। नरेंद्र मोदी कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो आरिफ अहमद खान बने हैं। कौन बने हैं? आरिफ अहमद खान बने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? तो आरिफ अहमद खान थे। आरिफ अहमद खान थे। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में शामिल होने वाले भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी कौन थे? आरिफ अहमद खान थे। ये कहाँ के हैं? तो जम्मू कश्मीर के हैं। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नजीब मिकाती को। किसे नियुक्त किया गया है? नजीब मिकाती को नियुक्त किया गया है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम है मैग्डेलेना एडरसन। क्या नाम है? मैग्डेलेना एडरसन जो है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो उमलिंगला दर्रा पर जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। और कहाँ पर? पूर्वी लद्दाख में। और पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर? तो उमलिंगला दर्रे पर। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूरी भाला फेंका? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इनके द्वारा जो है 87.85 मीटर भाला फेंका गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। और इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता गया था। विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था? तो बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर। क्या था? बिल्डिंग रिजिलियंस फास्टर, ये आपके इसका थीम था। नेक्स्ट है पाइथन 5 DRDO द्वारा विकसित किया गया है पाइथन 5 को। तो पाइथन 5 किस प्रकार की मिसाइल है? तो जो पाइथन 5 है ये वायु मार करने वाली मिसाइल है। वायु से वायु मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। नेक्स्ट है माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक हैं। माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो कैप्टन रमेश बाबू। कैप्टन रमेश बाबू जो हैं माई ओन मझगांव पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है।
मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोहन बोहरा को साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस पुस्तक के लिए? तो तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। किस पुस्तक के लिए? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो किसे दिया गया? मनीषा कल्याणन को दिया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो किसे दिया गया? मनीषा कल्याणन को दिया गया है। इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य बिहार है। कौन है? बिहार है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्राइफ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? आर कौशिक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो कोनोरी हम्पी को सम्मानित किया गया है। कोनोरी हम्पी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो है टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो हाल ही में जो है टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। इनका संबंध क्रिकेट से था। इनका संबंध जो है क्रिकेट से था। और ये किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई श्रम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो जिप्सम को जो है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। फिर से देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आपके गर्म किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए कौन सा गुण आपके जिम्मेदार हैं? तो अच्छी तापीय चालकता, ये तो सही है। अच्छी विद्युत चालकता, ये नहीं। लचीलापन, ये भी गलत है। उच्च गलनांक, तो 1 और 4 ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम के निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके लिए जिम्मेदार है? तो अच्छी तापीय चालकता और उच्च गलनांक होता है, इसीलिए। नेक्स्ट है, एक तत्व जो है X का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 12 है। इनमें से कौन सी अक्रिय गैस X के निकटतम है? तो इसमें से कौन सा जो अक्रिय गैस है जो X के निकटतम है? तो कौन है? नियॉन है। कौन है? नियॉन है। नेक्स्ट है, अमलगम एक मिश्र धातु है। तो अमलगम किसे बोला जाता है? तो अमलगम जो है वैसे मिश्र धातु को बोला जाता है जिसमें मरकरी उपस्थित होता है, उसे अमलगम बोला जाता है। तो जो ऑप्शन दिया गया इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग एक बार चेक भी कीजिएगा, ठीक है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इंसुलेटर का जो विद्युत प्रतिरोध है असीम रूप से उच्च होता है। क्या होता है? असीम रूप से उच्च होता है। बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिजली के बल्बों में जो है आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। एक युवा व्यक्ति की समान आँख के निकट और दूर बिंदु है। तो एक युवा व्यक्ति की समान आँख के निकट और जो दूर बिंदु है, तो आपका जो निकट का है 25 सेंटीमीटर है और दूर का आपके अनंत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दोपहर के समय जो है सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि उसका पीछे क्या कारण है? क्योंकि प्रकाश कम से कम
प्रकिरणित होता है, इसी कारण प्रकाश जो है कम से कम प्रकिरणित होता है, इसी कारण दोपहर के समय जो है सूरज आपके सफ़ेद दिखाई देता है। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का पाचन होता है। जो अमीबा है उसमें भोजन का पाचन भोजन रिक्तिका में होता है। कहाँ पर होता है? भोजन रिक्तिका में होता है। नेक्स्ट है पायरूवेट। पायरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए विघटित होता है। तो कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। हवा में जो है ध्वनि की गति तापमान अगर बढ़ता है तो बढ़ जाती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? इसमें से कौन जो आपकी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो किलोवाट जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा, ये सारे आपकी ऊर्जा की इकाई हैं। जबकि जो किलोवाट है, ये किलोवाट किसकी इकाई है? तो शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो सारे ऑप्शन को देख लीजिए। परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके गलत है? तो गलत कथन को चूज कर लीजिए। परमाणु एक अविभाज्य कण है, तो ये आपकी गलत है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, तो ये ठीक है। संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, ये भी ठीक है। सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में अस्थिर होते हैं, ये आपकी गलत है। तो आपसे पूछा गया था गलत कथन, तो 1 और 4 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्न में से कौन आपको बीमार कर सकता है? तो छींकने और खांसी आपको बीमार कर सकता है, ठीक है। छींकने और खांसी आपको बीमार कर सकता है। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के संवेग पर, वस्तु की गति पर, वस्तु के आकार पर। तो किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो कर लीजिए। कोवैक्सीन, होल बेरोन इनएक्टिवेटेड वायरस, कोविशील्ड इनएक्टिवेटेड वायरस, जैकोड डी डीएनए तकनीक, कोवैक्स आरबीडी सब प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? निम्नलिखित में से कौन सा जो पोटेशियम अल्पता से संबंध है? तो निम्न रक्तचाप जो है पोटेशियम अल्पता से संबंध है। नेक्स्ट है कि रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो रक्त में जो है मेग्लोबिन की अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से जो है आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। तो तीनों के तीनों ऑप्शन आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डायनासोर थे। डायनासोर जो हैं आपके मेसोजोइक सरीसृप थे। जो डायनासोर हैं मेसोजोइक सरीसृप थे। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्रिक से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो किडनी से जो है मूत्र की मात्रा का निस्तारण जो है किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो ADH हार्मोन के द्वारा। ADH हार्मोन के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी ड्यूरेटिक
हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। प्रकंद, जो प्रकंद है अदरक है, स्तंभकंद आलू है, सलकंद लहसुन है, घन कंद जो आपके जिमी कंद और सूरन है। कौन है? जिमी कंद और सूरन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो सिक्रेटिन है। कौन है? सिक्रेटिन है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। अग्नाशय को जो है पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? तो सिक्रेटिन है। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन है? तो घाव को भरने में जो सहायक विटामिन है, विटामिन सी है। कौन है? विटामिन सी है, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो बाल जो होता है केराटिन का बना होता है। बाल जो है केराटिन का बना होता है। हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन का चयन करना है, तो चयन कर लीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो ठीक है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी ठीक है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी ठीक है। यह कुछ रोगियों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये आपकी गलत हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? इसमें से किसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक होता है। आलू में जो है ब्लैक हार्ट का क्या कारक होता है? तो आलू में जो है ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। क्या है? ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वो क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, इसमें जो प्रोटॉन की संख्या आपके समान होता है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, तो ये क्या कहलाता है? तो समस्थानिक कहलाता है। उसके बाद मैथ का सवाल है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। तो 141 का ए होगा, 142 का बी होगा, 143 सी, 144 डी, 145 बी, 146 सी, 147 सी, 148 ए, 149 सी, 150 सी। तो इसमें टोटल हमने तो 140 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आप लोगों ने 10 क्वेश्चन को सोल्व किया। टोटल आपके 150 क्वेश्चन हो गया। आप लोग 150 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।